आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी। मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। बाबा जी, अकेडमिकली जो बच्चे वीक रह जाते हैं उनके लिए समाज में वो जगह नहीं बन पाती है। जो भाई पढ़ाई लिखाई में जो बच्चा अच्छा है, अच्छे नंबर स्कोर करता है, अच्छी डिग्री लेता है, अच्छी जॉब पाता है, इन बच्चों का क्या भविष्य रहेगा जब एआई और सारी दुनिया, अब आप एआई की वजह से देख रहे हैं ना दुनिया कितनी जल्दी चेंज हो रही है। आज से 10 साल पहले जो चीजें थी अब वो अपने आप टाइम के साथ ऑब्सोलीट हो गई। उनको समय से हटना पड़ा या लोगों ने खुद ही उनको त्याग दिया। ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं जो एकेडमिकली वीक है? नन्हे पहलवान, कल आपको याद होगा आप भी कमरे में बैठे थे, बल्कि थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे थे उस चर्चा में। कल एक महिला का फोन आया था, शायद वहीं से हमें ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली। वो महिला का बच्चा जो है वो थोड़ा सा बचपन में ऑटिस्टिक था, उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज थी। अब वो 10th में पहुंच चुका है, 15 साल का है। और वो महिला जो है वो मुझे कह रही थी कि ये अपने बल पे तो मुश्किल से 35-40% नंबर लेके पास हो पाएगा, तो कोई जुगाड़ बनाया जाए। तो मैंने कहा उनसे कि आप इस बच्चे की एकेडमिक डिग्री 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट पे क्यों इतना फोकस कर रही हैं, जब आपको मालूम है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, या वो लिखने में वैसे वो बहुत बच्चा तेज है, परंतु वो आंसर शीट पे परफॉर्म नहीं करता, वैसे जीवन में बहुत तेज है। तो मैंने कहा आप आखिर एकेडमिकली उसको 80% नंबर दिलाने पे ही क्यों फोकस कर रही हैं? मैंने कहा जीवन में उसको जो अचीव करना है, अल्टीमेटली तो ही हैज टू अर्न अ लिविंग। तो भैया उसकी लिविंग कैसे होगी आने वाले समय में, इस पे फोकस करो ना। और आने वाले समय इतनी तेजी से बदल रहा है कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। दुनिया हर एक साल में दुनिया बदल रही है। वो एक एल्विन टॉफलर की किताब है फ्यूचर शॉक, उसमें वो बताते हैं कि अगर ज्यादा पीछे ना जाए, सिर्फ क्राइस्ट से अगर 2000 साल को देख लिया जाए दुनिया को, तो जितनी दुनिया 1900 साल में बदली उतनी 100 साल में बदली। 1900 साल में जितना चेंज आया उतना वो 100 साल में आ गया। और जो बल्कि 1900 साल में इतना चेंज नहीं आया जितना 100 साल में आ गया। और पहले जितना चेंज 100 साल में आता था, फिर वो 10 साल में आने लग गया। और आज की स्थिति यह है कि जितना चेंज आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले 10 साल में आता था, उतना आजकल 1 साल में आता है। पहले 10 साल में जितनी दुनिया बदलती थी, अब 1 साल में उतनी बदल जाती है। तो आप कल्पना, और अभी तब तक तो एआई की मार नहीं थी, अब तो एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आने वाले समय में दुनिया कितनी तेजी से बदलेगी और कितने सारे प्रोफेशंस ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो मैंने कहा इसका स्किल डेवलपमेंट कराओ, इसको आजीविका रोजी रोटी। मैंने कहा आने वाले समय में ना सरकारी नौकरी मिलेगी, बल्कि नौकरी नाम की चीज ही नहीं रहेगी। बहुत जल्दी वो समय आने जा रहा है, बहुत लिमिटेड थोड़े से लोगों को नौकरी मिला करेगी। तो उन्होंने बोला ये बच्चा बहुत तेज है कंप्यूटर्स में, इसमें उसमें। मैंने कहा एक बात बताओ, कंप्यूटर जो है ये कितनी तेजी से कंप्यूटर्स की दुनिया बदल रही है। और जब से एआई आया है तब से कितनी तेजी से बदल रही है। तो आज आप जो स्किल इसको सिखाएंगी, इसकी क्या गारंटी कि वो 10 साल तो छोड़ दो, 1 साल बाद वो स्किल ऑब्सोलीट हो जाएगी।
फिर क्या करेगा? मैंने कहा कंप्यूटर्स की दुनिया में हर साल खुद को अपडेट करना पड़ रहा है। अच्छे अच्छे लोग जो एक्सट्रीमली मतलब हाईली क्वालिफाइड थे, एक्सट्रीमली स्किल्ड थे, वो अमेरिका में अचानक बेरोजगार हो गए, और ऐसे बेरोजगार हुए कि अब उनको कोई रोजगार मिल ही नहीं सकता, कोई नौकरी दे ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी पूरी फील्ड ही ऑब्सोलीट हो गई। ऐसे हजारों, 1000 एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या करें, तो मैंने कहा भैया कुछ ऐसी स्किल्स हैं, कुछ ऐसे रोजगार हैं, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया अगर चांद पे भी चली जाएगी ना तब भी वो नहीं बदलेंगे। उन्होंने पूछा क्या, मैंने कहा जैसे खाना बनाना, कुकिंग। भोजन तो करेगा ना आदमी, चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने कहा ऐसी स्किल जो फूड से रिलेटेड हो, या ऐसी 1000 स्किल्स और हो सकती हैं जिनका अभी फिलहाल जिन पे ऐसा संकट नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा अपने बच्चों को उन स्किल्स की तरफ, और ऐसा कर दो कि कल को दुनिया में कुछ भी हो जाए वो अपने घर से अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया। तो जैसे मैंने उनको बताया कि कलिनरी स्किल्स हैं, कुकिंग है, बेकिंग है, इसके अलावा उंगलियां, हाथ और दिमाग चलाने वाली और भी कुछ स्किल्स हैं जो कि कभी ऑब्सोलीट नहीं होंगी। जैसे कुछ छोटी मोटी चीजों की रिपेयर्स हैं, उसके बाद और क्राफ्ट्समैनशिप है। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमेशा राधे श्याम मोची का दिया करता हूं। आपको याद है राधे श्याम मोची? तो आप मिले भी हैं जी। पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है उसके गेट के उसके बाहर सामने जो, बैठते हैं। उसके बाहर जो चौराहा है वहां पर वो पिछले 30 या 35 सालों से बैठते हैं राधे श्याम जी। और राधे श्याम की आज की तारीख में औसत आमदनी 3000 से 5000 रुपए रोज है। आपने तो देखा है। राधे श्याम के पास सिर्फ एक स्किल है कि वो बहुत महंगे जूतों की रिपेयर करते हैं। वो चप्पल की टूटी हुई बद्दी नहीं गांठते। वो जो महंगे स्पोर्ट्स शूज होते हैं जिनकी कीमत की शुरुआत 3000 से शुरू होती है, और 25-30 हजार तक के जो 50 हजार के शूज होते हैं ना, जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के शूज होते हैं, जैसे बास्केटबॉल शूज हैं या जैसे वेट लिफ्टिंग शूज हैं, इस प्रकार के, या जो बड़े ब्रांड्स हैं नाइकी, एडिडास, रीबॉक, इनके शूज के रिपेयर करते हैं। और जो जाली वाली फट जाती है उनको एकदम बदल के एकदम ऐसा बना देते हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि ये वही पुराना जूता है, एकदम ब्रांड न्यू बना देते हैं। और ऑल ओवर इंडिया से बैठते, पटियाला में गेट पे अभी भी पेड़ के नीचे बैठते हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्पोर्ट्समैन उनको अपने जूते बाय कोरियर भेजते हैं। और हम तो जिस अखाड़े में रहते थे वो उस अखाड़े के सामने ही वो पेड़ था, तो मैं उनसे रोज हेलो हाय करता था, तो मेरी उनकी दोस्ती हो गई थी। तो मैं ना अक्सर उनके साथ उनके चबूतरे पे बैठ के उनके साथ गप्पे मारा करता था। मैंने दोस्ती कर ली थी उस आदमी से, और मैं देखता था ये आदमी करता क्या है। उनके बाद हर रंग की जाली होती थी जो कि आजकल के महंगे शूज में लगती है ना जाली, और वो जाली रिप्लेस करते थे। उनके बाद स्पोर्ट्समैन एनआईएस वाले सब आते रहते थे और रिक्वेस्ट करते थे, और एक एक महीना की वेटिंग है राधे श्याम की, 1 महीने की मिनिमम। वैसे कई जगह तो 3 महीने की भी है। आज आप जूता दे दो अगर आपके, तो लोग मुझसे ना सिफारिश लगवाते थे। एक बार आपको याद है वो पटियाला अखाड़े में तो एक थे हमारे चाचा जी, वो 4-6 जूते ले आए थे अपने बच्चों के। उन्होंने बोला कोसा प्लीज जल्दी करा दो। तो मैंने राधे श्याम से सिफारिश की थी, तब 1 हफ्ते में मिले थे वो जूते, और पर जूता एवरेज 600 रुपए लेते थे उनसे। हल्की फुल्की रिपेयर थी, ज्यादा नहीं थी। और
भैया 10-10 हजार का जो जूता होगा उसकी अगर वो 600 रुपए में, 800 रुपए में, 1000 रुपए में अभी और साल भर चल जाए तो ये बड़ा अच्छा बार्गेन था खिलाड़ियों के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि राधे श्याम के पास जो स्किल है वो ज्यादा से ज्यादा, आप बताइए मुझे नन्हे पहलवान, कोई आदमी अगर उनको गुरु बना के उनसे सीखने लगे या कोशिश करे तो कितने दिन में, कितने महीने में, कितने साल में सीख जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा? साल 6 महीने में, 3 से साल 6 6 महीने। महीने में। इन्वेस्टमेंट क्या है? 0। बाबा जी भाई आपको भी मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ ना, बड़ा 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 सिंपल, बड़ा आसान। इसुजू की हाईलैंडर है हमारे पास 4x2, उसकी हमने सर्विस लैप्स कर दी थी 50,000 किलोमीटर वाली। तो मैं गया उसको एजेंसी देके 60,000 किलोमीटर पे, 56,000 किलोमीटर पे। तो एजेंसी में जो वहां सर्विस एडवाइजर बैठा था, सर्विस मैनेजर बैठा था, वो दोनों लगे मुझे उल्लू बनाने। आपने तो ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया, इसका ये रिप्लेस करेंगे, वो रिप्लेस करेंगे। मतलब सिंपल जो गेयर ऑयल, इंजन ऑयल, या ऑयल, वा ऑयल, ब्रेक ऑयल है, ये सब चेंज किए। और जो सिंपल बेसिक सर्विस होती है, बिल बनाया 34,000। तो उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया, मैंने उस एस्टिमेट की एक फोटो खींची और मैंने कहा जी जय श्री राम। और मैं आया और मैंने पता किया कि जलंधर में कौन ऐसा आदमी है जो बड़ी गाड़ियों का गैराज है जिसका, और वो सर्विस करता है। तो हमने जहां से अपनी गाड़ी ठीक कराई, वो लड़का पहले महिंद्रा में काम करता था, फिर उसने कुछ दिन टोयोटा में किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक खाली प्लॉट नहीं होता 2,000 स्क्वायर फुट का, उसने एक खाली प्लॉट में किराए का वो प्लॉट लिया। उस प्लॉट में सिर्फ प्लॉट की सफाई कराई, नीचे ईंटें बिछवाई, और करीब 300 स्क्वायर फुट में उसने सिंपल शेड डाला और बाकी एरिया खुला था। बाबा जी 7200 रुपए का सामान आया और उसने मुझसे 1400 रुपए या 1600 रुपए सर्विस चार्ज दिए। जिस सर्विस के कंपनी ने 34,000 रुपए का बिल बनाया था ना, उसका उसने 9,000 या 9200 रुपए टोटल दिया। इसमें 7400 रुपए का सामान आया था और टोटल सर्विस करने में उसको और उसके हेल्पर को 2 से 2.5 घंटे लगे। और जिस बीच में वो जो, जैसे नहीं कोई छोटी मोटी रिपेयर लेके कोई आ जाता कि यार ये मेरा कर देना, या ये मेरा ब्रेक फ्लूइड डाल दे, या मेरा गियर बॉक्स में ऑयल डाल दे, वो ये छोटे छोटे काम कर रहा था। उसने मुझे 3 घंटे में छोड़ दिया और 1600 रुपए शायद उसने मुझसे लिए थे। आज मोटर मैकेनिक्स का ये हाल है कि आपको एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती। अब और बताता हूं, बुलेट, आपके तो मित्र है ना गोपी भाई, उनकी बुलेट की अपनी एक छोटा सा उनका वो है, रिपेयर की दुकान है। सिंपल, एवरेज कितने बुलेट रोज खड़े होते हैं? 4, 5, 6, 8। और आप लोगों ने उनको खूब सलाह दी ना कि इसके साथ एसेसरीज का काम कर लो, वो करते ही नहीं। वो कहते जी इससे ही फुर्सत नहीं। सुपर मेटियोर या जो शॉटगन 650 आया बाबा जी ना, आजकल उसमें लोग साइलेंसर डलवा लेते हैं शौकिया, 20,000 रुपए का आता है। इसी जमाने में प्लेटिना 36,000 की आती थी। छोटी छोटी एसेसरीज का बिल बुलेट जैसी शौकीन बाइक में 20, 25, 30, 40, 50,000 रुपए का हो जाता है। अगर एक आदमी सिर्फ और सिर्फ सुपर मिटियोर और शॉटगन 650 का सिर्फ इस 2 प्रोडक्ट्स की एसेसरीज का काम कर लेना, तो उसको फुर्सत नहीं मिली। आज इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है काम की। हाँ, प्रॉब्लम एक है, हाथ और कॉलर काले करने पड़ेंगे। लोग कहते हैं ना कि अमेरिका में पैसा बहुत है। 2 लोगों के पास पैसा है, या तो आप कोई बहुत हाई एंड जॉब कर रहे हो किसी बहुत बड़े मल्टीनेशनल में, तो आपका पैकेज हो सकता है कि $1,00,000 साल का, $1.25 लाख, $2 लाख, $3 लाख का हो। या तो आप ट्रकिंग कर रहे हो, या आपका बहुत बड़ा कोई बिजनेस हो, या फिर आप ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हो, कोई टेक्निकल जॉब कर रहे हो, कोई मैकेनिकल काम कर रहे हो। हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं, इंग्लैंड में हैं दोनों भाई जी। एक मिनट, एक मिनट। ट्रकिंग में तो भूखे मर रहे अब हैं। तो अब तो लक्की भूखे मर पाजी का वीडियो हमने कई बार बना दिया है, कनाडा और अमेरिका में ट्रकिंग वाले भूखे मर रहे हैं। पहली बात, अब भूखे मर। आपने कहा ना कि वो अभी एक वीडियो मैं देख रहा था यूट्यूब पे, उनका 15,000 रुपया महीने का पैकेज था यूएस में, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में बंदा था, पिछले 10 महीने से बेरोजगार बैठा है और
रो रहा था यूट्यूब में और ऑलमोस्ट बेगिंग कि प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल भी कोई ऐसा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आप लोग प्लीज मुझे थोड़ी सी, अपने सब्सक्राइबर से मदद मांग रहा था। तो जो हाईली पेड जॉब वाले हैं ना, वो तो रिसेशन में कब घर बैठ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। और वही गोपी पाजी जिनकी आप बात कर रहे थे ना, जिनका राइडर्स नेस्ट शॉप थी, वो आज से करीब 6-7 साल पहले, 7 साल पहले कनाडा चले गए थे और उनको बेसिक स्किल आती थी सिर्फ मोटरसाइकिल रिपेयर की। गोपी वॉज अ मोटरसाइकिल रिपेयर मैन, मैकेनिक, बुलेट। वो भी उसने खुद सीखा था, कोई उस्ताद नहीं था, पता है, गोपी ने किसी मैकेनिक के नीचे चेला बन के नहीं सीखा, हालांकि वो बीटेक था, खुद ही शौकिया था। चूंकि बुलेट चलाने का शौक था इसलिए मिस्त्री बन गए। यहां पे 3-4-5 साल वो चलाई, उसके बाद यूएस अपना कनाडा चले गए। चूंकि उनका जो जेन था वो रिपेयर में था, वहां जाके उन्होंने अपने आप ही कार की रिपेयर अपने आप सीख ली और एक कार सर्विस सेंटर और रिपेयर शॉप खोल रखी है। 8 या 10 लोग काम करते हैं और आई थिंक पर डे की आमदनी होगी $1000-2000 पर डे। क्यों? क्योंकि एक बेसिक स्किल सीख के गए थे और इतना काम है कि फुर्सत ही नहीं है, 24 घंटे फुर्सत नहीं है। छोड़िए उनको, तो वो तो फिर भी बीटेक थे, वो तो शौकिया तौर पे गए थे ना। खन्ने अखाड़े में हमारे एक उस्ताद जी हुआ करते थे, आपको तो याद है ना। हाँ लीले अनपढ़ थे, लीले अनपढ़, लिटरली हाँ, उनको, बस उनका नाम जब बस कहां जा रही है नहीं पढ़ पाते थे। मैं वो हम मुझे याद है एक बार मैं और मेरा एक दोस्त, उनको हम पटियाले से बस में बैठा के आए थे अंदर, कहते मैंने बठिंडे वाली बस से बैठा के आना, मैनू नहीं पता लग रहा। उनको पंजाबी पढ़नी नहीं आती। जब उनका हुआ ना कि वो कनाडा जा रहे हैं, तो उन्होंने भाई नाम साइन तो करने ही पड़ेंगे ना, तो हमने उनको पंजाबी में उनका नाम सिखाया था बैठ के। और मुझे लग रहा है 15 या 20 दिन लगे तो उनको सिर्फ अपना नाम लिखने में। जो उस्ताद जी आ तादा नाम है ते आ सिंह तुसी नाल लो। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो यहां से गए, शुरू में 3-4-6 महीने लेबर की। जो आदमी साजिद अखाड़े में जिसने हु की हो, मजे लिए हो, बैठ के उस्तादी की हो, उस आदमी से कहा वहां लेबर हो। तो उनको वहां किसी ने सलाह दी कि भाई ठीक है ना, तुझे पढ़ना लिखना आता है ना, तू लेबर कर सकता है, तू एक काम कर, तू सिंपल कटिंग सीखा। जलंधर आए और एक इंस्टीट्यूट से 3 से 6 महीने में कटिंग वटिंग, सिंपल दाढ़ी बनाना, डिजाइन, और ये सीख के चले गए। फिर अपने भाई को भी ले गए, अपने भाई को भी सेम स्किल सिखा दी। आज 4 कुर्सी का बड़ा सैलून है और अभी पीछे ना कोई रैम का पिकअप ट्रक आता है बाबा जी। ये जो टोयोटा का हाइलक्स और इसूजू का हमारे पास है ना, इससे बताते हैं 2-3 गुना बड़ा होता है। मतलब सच में बहुत बड़ा होता है। और शायद 70-80 लाख का या 1 करोड़ का आता है। शौक के लिए उन्होंने वो लिया है। तो हमने पूछा, मगर उस्ताद जी कोई होर गड्डी ले लेंदे। कहते चेले हुण मैं बुढ़ा हो चलिया, 2-4 साल मेरे जवानी दे रह गए, मैनू मौज ले लेंदे। वो अपने मुंह से बताते हैं कि मेरी एवरेज कमाई हम दोनों भाई की मिलके 10 लाख रुपए, 10 लाख मतलब एकदम बड़े आराम से। सिंपल स्किल है, दाढ़ी और बाल, दाढ़ी बनानी, बाल का। अनपढ़ आदमी, नाम लिखना नहीं आता। अच्छा एक मिनट, कल को एआई या कोई और दुनिया में बदलाव आ गया तो क्या उनके रोजगार पे संकट आएगा? प्रोग्रामर्स पे तो आ गया, वो जो $15,000 पे प्रोग्रामिंग कर रहा था ना, वो तो बेचारा भूखा मर रहा है, 10 महीने से बेरोजगार है और रोज नौकरी ढूंढने जाता है, उस पे संकट आ गया। दाढ़ी और बाल बनाने के लिए जिस सोफिस्टिकेटेड रोबोट की हम बात कर रहे हैं ना, मैं और आप बैठ के, उतना सोफिस्टिकेटेड रोबो बनाने में अभी 10 साल लग जाएंगे। 10 साल में जगतार उस्ताद कमाएगा 10 करोड़ रुपए, चुपचाप इंडिया वापस आ जाएगा, 10-20 किल्ले जमीन ले लेगा, खेती कर लेगा, चलो पहलवान आदमी अखाड़ा खोल देगा। अगला टॉपिक, जी। ऐसी 1000 स्किल्स हैं और ये सभी स्किल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं 3 महीने या 3 साल, इससे ज्यादा की नहीं है ना। चलिए, आपने तो फिर भी कहा ना एक स्किल सीखनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की किसी भी चट्टी चौराहे पे दड़बा होता है, इसमें मुर्गे रखे जाते हैं, इतना बड़ा दड़बा
जिसमें 50 मुर्गे आ जाए। मुर्गा छीन के काट लेना कितनी बड़ी स्किल है। हाँ, एक जिंदा मुर्गे को काट के छीन के उसके पीस बना के दे देना कितनी बड़ी स्किल है। कितने दिनों में आ जाएगी? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। उत्तर प्रदेश के किसी भी चट्टी चौराहे पे 10,000 रुपए का वो दड़बा और 200 रुपए के रेट से रोज 50 मुर्गा, 1,000 रुपए की दिहाड़ी बचत। और वो जो गोड़ी जिसको हम कहते हैं ना, और जो पंख होते हैं वो अलग से, रोज 1,000 से 2,000 रुपए की दिहाड़ी। पर प्रॉब्लम पता है बाबा जी इंडिया के यूथ की क्या है और उसके माँ बाप की क्या है? मेरे एक जानने वाले थे, 2 मित्र हैं मेरे, आप भी उन दोनों को जानते हैं। तो उन दोनों के साले थे, तो हम दोनों मित्र बैठ के आपस में बात करते थे कि सबसे निकम्मा साला कौन। अच्छा, मैं उन दोनों को जानता था कि ये दोनों साले कितने लायक है। दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, और दोनों की माँ और दोनों के जीजा एकदम मेरा साला यहाँ कर देगा, मेरा साला वहां कर देगा। और लिटरली मैं जानता था कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों निहायत निकम्मे हैं और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी 60% से पास हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि माँ बाप ने 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उनको बीटेक एमटेक कराया था, तो माँ बाप की आशा थी ना। अब ऐसा बच्चा जो आज जाके दिल्ली में 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, आप बताइए उसको कितने रुपए महीना बचा लेगा? नहीं नहीं, वो जो 50,000 की नौकरी उसको आज मिली कल रहेगी? पहले तो ये बताओ। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है बाबा जी? मिडिल क्लास के अंदर, लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है कि वो अपने बच्चे को ब्लू कॉलर जॉब या उसका फ्यूचर ब्लू कॉलर में होगा वो सोच ही नहीं सकते। गुनाह है, महापाप। वो नहीं कहते कि अरे बाप रे बाप, मतलब ये बात आपने सोच कैसे ली? मैं आपको सच बताऊं, जब आप किसी माँ बाप को ये सलाह देते हो ना कि अपने बच्चे को कोई स्किल सिखा के और उसको ब्लू कॉलर जॉब कराओ, तो मुझे लगता है कि आपको आगे से गालियां क्यों नहीं पड़ती, कोई पेरेंट आपको गरियाता क्यों नहीं। इंडिया का पेरेंट अपने बच्चे को या तो आईएएस बनाना चाहता है या कोई बहुत ही हाईली क्वालिफाइड डिग्री नहीं और नहीं, हाईली पर क्वालिफाइड जॉब वही कराना पेरेंट, चाहता है। उसी पेरेंट का बच्चा जब इंग्लैंड अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, तो तुरंत हाथ में झाड़ू और वाइपर उठा लेता है और नहीं वहां नहीं के नहीं, अंग्रेजों की पिटियां वो साफ करने लगता है। वो सिर्फ, ये बीमारी सिर्फ पंजाब में थी। अब पंजाब की ये बीमारी धीरे धीरे हरियाणा शिफ्ट हुई है। अभी मैंने यूपी में कोई बच्चा नहीं देखा जो 50 लाख रुपए लगा के इंग्लैंड जाके झाड़ू मुंबई, मारे। मुंबई में करता है कि नहीं ब्लू कॉलर जॉब? हाँ, मुंबई करता में है। गाजीपुर के जितने ठाकुर साहब हैं, उनके लड़के मुंबई में जाके कौन सा तख्त ताउस पे बैठ के दासियां उनको चंवर डुला रही हैं? कौन सी छुपे हुए राजगद्दी हैं भोग सर। रहे हैं? अपने गांव की चट्टी पे करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी ना, करे बाबू साहब का लड़का भी यहाँ मुर्गा तो छिलवा रहा है। ये तो सिंपली एक माइंडसेट है ना। हाँ, मैं कहता रहा हूँ कि इंडिया की प्रॉब्लम है, ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। अच्छा मैं बताऊं, चलिए छोड़िए। एक हमारे नोन है, उन्होंने गाजीपुर जिले में पोक फार्म खोल लिया। आपको पता है पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया था उस फैमिली का। गाजीपुर जिले का किस्सा है। पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया कि पोर्क बेच रहे हैं, मतलब पोर्क का फार्म खोले हैं। और पता है सिर्फ 8 साल बाद आज क्या हाल है उस फैमिली का, 8 या 9 साल बाद। आज गांव की सबसे संपन्न फैमिली है और पूरा गांव आगे पीछे रहे और वो भैया का हाल चाल है। तो ये माइंडसेट की कहने गेम है। कहने का मतलब है कि इंडियन पेरेंट्स को, इंडियन सोसाइटी को पहली बात तो यह समझना पड़ेगा कि समय बदल रहा है। पहले तो इस बात को समझ लो कि एक तो सरकारी नौकरी जैसी चीज भविष्य में नहीं रहेगी, या नौकरी ही नहीं रहेगी, आगे बोलो। और जो आने वाला अभी जैसे हम लोग जब गांव गए थे तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था वो आया था इंटरनेट का। है, हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर आपको सिर्फ यूट्यूब की रीलें देखनी है तो उतना तो इंटरनेट 4G 5G से आपके फोन में चल जाता है, परंतु आपको वीडियो अपलोड करनी है तो उसके लिए अच्छे लेवल की कनेक्टिविटी चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए होता है, जो कि शायद हमारा आपका जियो फाइबर भी, जियो एयर फाइबर भी जो है नहीं देता। वो काम नहीं करता था। महापुर में हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी।
कि हमें नेट कनेक्टिविटी नहीं मिली। इवन हिमाचल में भी कुछ गांव में हमने जब कोशिश की तो हमको वहां पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं मिला। पर स्टारलिंक जब आ जाएगा आने वाले 2 से 3 सालों में, आई थिंक ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। आपको लगता है? जी, पूर्णतः। तो जब भारत के चप्पे चप्पे में नेट कनेक्टिविटी हाई स्पीड मिलने लगेगी और शहर शहर जब ट्रैफिक के और भीड़ भाड़ के दबाव से टूटने लगेंगे, चरमराने लगेगी व्यवस्था। जैसे अभी आपको मैं बताऊं, पीछे कुछ ऐसी घटना हुई थी दिल्ली में, आज से बारिश थी शायद, और वाटर लॉगिंग हो गई थी, तो सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि वर्क फ्रॉम होम करा लीजिए 3 दिन, वर्क फ्रॉम होम। स्कूल भी हम लोग आजकल घरों से चला लेते हैं। एक समय ऐसा बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं आज आपको बता रहा हूं, कि जहां वर्क फ्रॉम होम कराना कंपनियों की मजबूरी हो जाएगी। बाबा जी, स्कूल सरकार तो उस नियम बना कगार पे देगी। स्कूल उस कगार पे पहुंच चुके हैं कि सिर्फ प्री नर्सरी, नर्सरी, फर्स्ट और सेकंड तक बच्चे स्कूल जाया करेंगे, कि बच्चों को आदत पड़ जाए बैठ के पढ़ने की। थर्ड क्लास का बच्चा इतना समझदार हो जाता है ना कि उसको अगर माँ बाप बैठा दें टैब या लैपटॉप या स्क्रीन पे टीचर सामने पढ़ा रहा है ऑनलाइन और वो पढ़ सकता है, तो स्कूल भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। सिर्फ ये किंडरगार्टन चला करेंगे। किंडरगार्टन या प्राइमरी स्कूल्स, वो प्राइमरी सेकंड तक बाबा जी, वो भी थर्ड में नहीं, वो भी थर्ड में कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। और बहुत एजुकेशन सस्ती बहुत हो जाएगी। तो जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो इंडियन सोसाइटी को यह मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि उसको नौकरी करनी है, नौकरी मिलेगी और व्हाइट कॉलर मिलेगी। फ्यूचर ब्लू कॉलर में ही है। इस बात को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे इंडियन सोसाइटी, और फ्यूचर एकेडमिक्स में नहीं है, एकेडमिक्स के साथ स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। और आज आप किसी प्रोफेशन में यदि हैं तो आज से 5 साल बाद भी वह आप प्रोफेशन आप एम्प्लॉयबल रहेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी या आपको रोजगार मिल जाएगा, या आप घर बैठ के भी वो रोजगार कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 5 साल में पता नहीं ऐसा क्या चेंज आ जाएगा कि आपका वो धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए आप मल्टीटास्कर होने चाहिए। इसलिए सभी पेरेंट्स को अभी से, जिनके बच्चे आज 12-15 साल के हैं ना, वो अभी से उनके उस समय का की तैयारी करें जब वो 25 साल के होंगे तो दुनिया कैसी होगी। पिछले 5 सालों में दुनिया कितनी बदली है उससे अंदाजा लगा लीजिए। आजकल मैं ना इधर कुछ काम से मुझे 3-4 बार एक्सिस बैंक जाना पड़ा, जालंधर की बात है, 5 या 6 बार गया मैं। बिल्कुल निपट खाली पड़े हैं बैंक। अब कोई बैंक जाता ही नहीं। स्टेट बैंक के अलावा शायद किसी बैंक में फुटफॉल नाम की, क्योंकि स्टेट बैंक में कुछ अभी भी ऐसी चीजें हैं जैसे वो पेंशन आती हैं गांव गिराव के लोगों की, और ऐसे बहुत सारे ट्रेजरी के फॉर्म भरने और पता नहीं क्या क्या होता है ना, इसलिए फुटफॉल अभी भी, हालांकि आज से 20 साल पहले जो एसबीआई की फुटफॉल होती थी वो अब 10 गुना कम हो गई है। परंतु प्राइवेट बैंकों में तो फुटफॉल नाम की चीज ही नहीं रह गई है। जरूरत नहीं रहेगी बाबा जी। आम आदमी पता है बैंक कब जाता है? जब उसको लोन लेना हो या अकाउंट क्लोज करना या अकाउंट शिफ्ट करना। इसके अलावा उसको बैंक जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सैलरी खातों में आ रही है, आप ऑनलाइन पे कर दे रहे हैं, बैंक जाना ही क्यों? चेकबुक आपकी आपके घर आ जाती है, स्टेटमेंट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हो, किस लिए बैंक जाओगे जब कोई लोन लान कराना होता है? और मैं आपको आज बता देता हूँ, कार या होम लोन के लिए भी बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बैंक खुद आपके घर आता है दौड़ के, कह रहे साहब आपने हमसे लोन लिया, दीजिए, तुरंत आ रहा हूँ। खुद लड़का आ जाता है, एडवाइजर खुद आ जाता है भाग के घर।
तो बाबा जी मैं बताऊं, इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष ये है कि हिंदुस्तान की सोसाइटी को यूरोप से एक चीज सीखने की बहुत सख्त जरूरत है कि उन्होंने कभी भी अपनी सोसाइटी को व्हाइट कॉलर जॉब के भरोसे नहीं छोड़ा, या व्हाइट कॉलर ही हमारा टारगेट उन्होंने इस पे नहीं। उन्होंने हमेशा यूरोप की पूरी सोसाइटी आज अगर हमसे किसी मामले में बहुत बेटर है तो सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट में, स्किल में। वो अपने छोटे से बच्चे को हर एक स्किल सिखाते हैं, और दुनिया की कोई भी स्किल हो, वो चाहे दाढ़ी बाल काटना हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो मोटर मैकेनिक हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, वो 6 महीने में आ जाती है। और अपने बच्चे को मल्टीटास्किंग आपको करानी पड़ेगी कि अगर एक स्किल उसकी, अगर किसी एक फील्ड में उसका काम बंद हो जाए तो वो तुरंत किसी दूसरे फील्ड में स्विच कर जाए। और हर आदमी पीएचडी करे ये जरूरी नहीं। जी। और एक चीज और बता दूं, अपने बच्चों को एक स्किल और सिखा दो। मैं इस वीडियो का हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसका विषय अंतर होगा कि मैंने उस महिला को कुछ और सलाह दी। मैंने उस महिला को सलाह दी कि मैंने कुकिंग, तो वो महिला मेरे से पिछले 5 साल से काउंसलिंग कर रही है। तो 5 साल पहले जबकि उनके बच्चे 8, 9, 10 साल के थे, तब मैंने कहा था कि सबसे पहले इनको बेसिक कुकिंग और घर साफ सुथरा करना, बिस्तर बिछाना, ये सब करना सिखाओ। तो उन्होंने अपने बच्चों को कुकिंग सिखा दी है, बेसिक कुकिंग सिखा दी है। तो मैंने कहा नहीं, अब इनको प्रोफेशनल कुकिंग सिखाओ, प्रॉपर शेफ की तरह, चॉपिंग वॉपिंग सब। चलिए, मैंने उनको एक चीज और सलाह दी है कि अब इनको, चूंकि ये 15-15 साल के होने जा रहे हैं, अनप्लैंड जनरल क्लास में सोलो ट्रैवल। मैंने कहा इन दोनों को एक साथ बस में बिठा दो, और जनरल, मैंने कहा दिल्ली में रहती हो, शिमला घूमने भेज दो और बोलो जाओ, उससे जाओ, एकता एक्सप्रेस में जनरल डब्बे में बैठ के जाओ। मेरे एक और दोस्त हैं, वो अपनी बेटी को अभी पूरा कोंकण घुमा के लाए हैं पैसेंजर ट्रेनों में, जनरल क्लास में। उनकी बेटी अभी होगी 12 साल की। तो मैंने कहा इसको मेंटली इस बात के लिए तैयार करो कि ये 15-16 साल की होते होते अकेली भारत की रेलों में और बसों में सोलो ट्रैवल करना सीख जाए, इतना कॉन्फिडेंस इसको आ जाए। मैंने कहा और इस चक्कर में मत रहना, इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। चोरी चकारी के और हे भगवान इनके किस्से जो मैंने यूरोप के सुने हैं, कान पकड़ता हूं मैं, हे भगवान, भारत इस धरती का स्वर्ग है। बाबा जी रियो ओलंपिक्स में तो लाइव देखा दुनिया ने कि कैसे टूरिस्ट के हाथ से बर्गर छीन के ले जा रहे थे रियो के लिए। हाँ। लैपटॉप और कैमरे तो बहुत दूर, और मोबाइल तो बहुत बड़ी चीजें हैं, बर्गर। तो बच्चों को, इस पे हम अगला वीडियो बनाएंगे कि बच्चों को सोलो ट्रैवल करना सिखाना और एडवेंचर स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है। आज के लिए नन्हे पहलवान इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज का दिस स्किल लेवल, एकेडमिक्स के साथ स्किल डेवलपमेंट, कोई ऐसी स्किल जो कि आपके बच्चों को कल बुरे वक्त में कम से कम रोजी रोटी कमाने लायक बना सके। आज के लिए इतना ही। बाबा जी दुनिया में बुरा दिन हो चाहे अच्छा दिन हो, अंत में खाना ही खाना है, तो कुछ ऐसा हाँ, सिखा दीजिए कि जीवन भर अगले के भोजन की व्यवस्था हो जाए। बस। जी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर जय महादेव। जय श्री राम।